गणेश गोदियाल को फिर से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। पिछले दिनों उन्होंने देहरादून के कांग्रेस भवन में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेसियों का उत्साह देखते ही बनता था। गोदियाल के साथ ही प्रीतम सिंह को चुनाव प्रबंधन समिति और हरक सिंह रावत को चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी दी गई। ये नियुक्तियां गुटबाजी साधने के लिए की गई हैं या किसी अन्य रणनीति के तहत, ये तो कांग्रेस वाले ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2027 नजदीक है। बीजेपी से तंग आ चुके लोगों को कांग्रेस से कई उम्मीदें हैं। ऐसे में गणेश गोदियाल के सामने चुनौतियां कई सारी हैं। खासकर बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये चुनौतियां उत्तराखंड में भी सामने आएंगी। कैसे इन चुनौतियों का सामना करेंगे गणेश गोदियाल, खासकर ऐसे समय में जबकि कांग्रेस का जनाधार तेजी के साथ खिसका है और उत्तराखंड में एक बड़े तबके को सांप्रदायिक बनाने में बीजेपी सफल रही है। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी चैनल नहीं, एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो घोर आर्थिक संकट के बावजूद दृढ़तापूर्वक चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को आपके सहयोग की आवश्यकता है। करीब 15 महीने बाकी हैं उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में। पस्त पड़ी कांग्रेस में गणेश गोदियाल की ताजपोशी के बाद मामूली सी चुस्ती दिखाई तो दी, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली है। बीजेपी ने जो कुछ बिहार में किया या हरियाणा में किया या महाराष्ट्र में किया, ऐसा या उससे भी ज्यादा वह उत्तराखंड में करने वाली है, ये तय है। ऐसे में कांग्रेस और गणेश गोदियाल के सामने चौतरफा चुनौतियां हैं। एक तरफ बीजेपी की इन कारगुजारियों का सामना करना, दूसरी तरफ लोगों को यह विश्वास दिलाना कि वह उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, आसान नहीं है। अपनी पार्टी के अंदरूनी विवादों से भी निपटना है गणेश गोदियाल को। गणेश गोदियाल ने अपनी जिम्मेदारी ग्रहण करते समय पार्टी में एकता और अनुशासन पर जोर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस का विगत गुटबाजी कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर गोदियाल गुटों को जोड़ने में नाकाम रहे तो यह आगामी चुनावों में कांग्रेस ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को बड़ा भारी नुकसान होगा। हरक सिंह और प्रीतम सिंह को भी साथ में जोड़े रखना गणेश गोदियाल के लिए एक चुनौती ही साबित होगा। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक गोदियाल को गढ़वाल कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में क्षेत्रीय संतुलन यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर कांग्रेस इस संतुलन को ठीक नहीं कर पाती, नहीं साध पाती, तो यह चुनावी अभियान में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। यह देखना होगा कि गणेश गोदियाल और उनकी टीम क्षेत्रीय नेतृत्व को किस तरह मैनेज करती है, विशेषकर उन इलाकों में जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर रही है या कमजोर रही है। गणेश गोदियाल ने खुद कहा है कि उन्हें लगता है भाजपा 2027 में बिहार की तरह महिलाओं को नकद वितरण की रणनीति अपना सकती है। और मैं तो कहता हूं कि बीजेपी ऐसा करेगी ही, बल्कि पूरी रणनीति उसकी अभी से तैयार हो चुकी होगी। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नकदी वितरण जैसी योजनाएं चुनाव के समय बहुत ज्यादा असर होती हैं। बिहार में हम देख चुके हैं। कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर ऐसी विकास या कल्याण की नीति तैयार करनी होगी जो इससे मुकाबला कर सके। उत्तराखंड में बीजेपी विरोध के बावजूद आज भी कांग्रेस की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। हाल के सालों में बीजेपी पहाड़ों के लोगों को सांप्रदायिक बनाने में सफल रही है, घनघोर सांप्रदायिक, और यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज भी है। इस राज्य में मुसलमानों की संख्या बेशक बहुत कम हो उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ के एक एक व्यक्ति तक बीजेपी और आरएसएस यह बात पहुंचाने में सफल रहे हैं कि मुसलमान तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब तो बात हिंदू मुसलमान से आगे पहाड़ी और मैदानी तक भी पहुंच चुकी है और यह भी बीजेपी की ही देन है।
कांग्रेस और गणेश गोदियाल लोगों को कैसे समझाएंगे कि ये सिर्फ दुष्प्रचार है, क्योंकि हालात ये हैं कि एकता, भाईचारे और संविधान की बातें करने वालों को पहाड़ों की अधिसंख्य आबादी देशद्रोही और पहाड़ विरोधी कहने लगी है। गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस को नीचे से फिर उभरना पड़ेगा, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर काम करना बहुत जरूरी होगा, गोदियाल ने कहा है। यह बात उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। हाल के सालों में कांग्रेस ने एक मजबूत विपक्ष की अपनी भूमिका नहीं निभाई है, ये तय है, और मित्र विपक्ष का टैग खुद पर चस्पा करवाया है। कांग्रेस में आज भी बीजेपी के स्लीपर सेल मौजूद हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कांग्रेस ने कोई ऐसा जन आंदोलन खड़ा नहीं किया जिससे लोग इस पार्टी पर कुछ विश्वास कर सके। सरकार विरोधी जो आंदोलन हाल के सालों में उत्तराखंड में हुए हैं, वे या तो युवाओं के कुछ संगठनों ने किए हैं या फिर सिविल सोसाइटी के लोगों ने किए हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इन आंदोलनों में नजर तो जरूर आए, लेकिन सिर्फ उपस्थिति दर्ज करवाने भर के लिए। खुद कोई बड़ा आंदोलन छेड़ना तो दूर, कांग्रेस सिविल सोसाइटी और युवाओं के किसी आंदोलन में भी पूरे दल बल के साथ कभी नहीं जुड़ी। हाल के सालों में इन आंदोलनों में, खासकर युवाओं के आंदोलनों में जो कुछ लोग उभरे, उत्तराखंड में उन्हें ही मुख्य विपक्ष माना जा रहा है। फिलहाल यही स्थिति है। ऐसे में यदि ये युवा चुनाव में उतरते हैं तो क्या होगा? जाहिर है वे जीतेंगे तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को हरवाने में अहम भूमिका जरूर निभा सकते हैं। बीजेपी भी यही चाहेगी कि आंदोलन करने वाले इन युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव मैदान में उतारने के प्रयास किए जाएं, और 2024 में जिस तरह से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में नतीजे प्रभावित हुए थे, उसे विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर दोहराया जाए। गणेश गोदियाल के सामने इस तरह के युवाओं से निपटना भी एक चुनौती होगी, और इसके लिए एक ऐसी रणनीति की जरूरत होगी जो इन युवाओं पे संघर्ष को भी मान्यता दे, और ये बीजेपी के लिए उत्तराखंड के पीके या ओवैसी न बने। जाहिर है बीजेपी की चालों के सामने इस मोर्चे पर काम करना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस के पास पैसा बहुत कम है। उसे पैसों की जगह भी कांग्रेस को कूटनीति से ही काम लेना होगा। यहां एक बात और जोड़ना चाहूंगा, उत्तराखंड में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ लड़ेगी, यह अभी साफ नहीं है। लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा गया था उत्तराखंड में भी, लेकिन तब पौड़ी से उम्मीदवार रहे यही गणेश गोदियाल। इन पर आरोप लगा था कि वे गठबंधन को तवज्जो नहीं देते और हर जगह अपना चेहरा आगे रखते हैं। यदि विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बैनर पर चुनाव लड़े गए तो गणेश गोदियाल को इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। उत्तराखंड में तीसरी ताकत की खदबदाहट लगातार सुनाई देती है। हालांकि जो लोग खुद को तीसरी ताकत के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, उनके पास बोल पहाड़ी हल्ला बोल के अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। न रोड मैप, न संगठन, न बजट और न विजन। सिविल सोसाइटी जो अक्सर सड़कों पर आंदोलन करती रही है सरकार के खिलाफ और जन मुद्दों के पक्ष में, वह इन तथाकथित विकल्पों यानी तीसरी ताकतों पर, जो तीसरी ताकत खुद को कह रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। ऐसे में सिविल सोसाइटी ऐन वक्त पर क्या करेगी, इस सवाल का अभी कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लोकसभा चुनाव में सिविल सोसाइटी घोषित रूप से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में क्या ऐसा होगा, यह साफ नहीं है। जन मुद्दों के लिए सड़कों पर लड़ने वाले लोग सत्ताधारियों के पक्ष में तो खड़े होंगे नहीं, यह बात तो तय है। 2027 में खुद को तीसरी शक्ति बता रहे जो ये लोग हैं, युवक हैं, उन्होंने कई ऐसी बचकानी हरकतें की हैं जिससे सिविल सोसाइटी को उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। कांग्रेस ने भी इन लोगों को कई बार निराश किया, खासकर तब जब उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर भी कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, वह चुप बैठी रही। उत्तराखंड के मुद्दों की
कौन कौन से मुद्दे हैं इस पर हम बात करें तो हाल के सालों में उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण पहाड़ों में हर रोज लोगों की मौत हो जाने की खबरें आ रही हैं। आज भी, इस समय भी राज्य में कम से कम 3 जगहों पर इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पिछले 10 सालों में कभी कुछ नहीं कहा, ज्यादा इन पे ध्यान नहीं दिया। रोजगार और भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलों को लेकर चले आंदोलनों में भी कांग्रेस लगभग निष्क्रिय ही रही। बंद होते स्कूलों और सरकारी स्कूलों में अध्यापकों और दूसरी सुविधाओं की कमी के मामलों में कांग्रेस सिर्फ मीडिया बयानबाजी तक ही सीमित रही। यही वजह है कि पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस ने अपनी जमीन लगातार खोई है। पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह स्थानीय मुद्दों को उठाकर जनता में अपनी पैठ फिर से बनाए। कार्यकर्ता मोटिवेशन, बूथ मैनेजमेंट और वोटर्स के बीच विश्वास बहाल करना उसकी प्रमुख चुनौतियां होने वाली हैं और इस तरफ उसे अभी से ध्यान देना होगा। गोदियाल पहले भी राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनका कार्यकाल साफ सुथरा रहा है और उनकी छवि भी साफ सुथरी है। लेकिन 2022 में विधानसभा चुनावों में करारी हार का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में सवाल यह रहेगा कि वे अपनी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कौशल और चुनावी मैनेजमेंट से कैसे पार्टी को प्रेरित करते हैं और वास्तविक चुनावी सफलता दिलाते हैं। कांग्रेस को यह साफ साफ पहचान बनानी होगी कि वह 2027 में उत्तराखंड में बदलाव के एजेंडे के साथ मैदान में है। सिर्फ भाजपा के खिलाफ अपीलबाजी, बयानबाजी ही काफी नहीं होगी। पर्यावरण, पहाड़ का विकास, सामुदायिक मुद्दे, युवा रोजगार, जंगली जानवरों द्वारा किए जा रहे हमले, इन मुद्दों पर कांग्रेस को मजबूत और विशिष्ट नीति प्रस्ताव पेश करने होंगे ताकि वह न केवल सकारात्मक विकल्प बने बल्कि उन वर्गों को आकर्षित कर सके जो आज तक कांग्रेस से दूर रहे हैं। कुल मिलाकर गोदियाल का चुनाव एक रणनीतिक दांव माना जा रहा है। पार्टी उन्हें एक मजबूत, अनुभवयुक्त और स्वीकार्य चेहरा मानकर आगे लाई है, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। संगठनात्मक पुनर्गठन हो या चुनाव मैनेजमेंट हो या क्षेत्रीय संतुलन हो या भाजपा के खिलाफ मजबूत वैकल्पिक कदमों की जरूरत हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर गोदियाल इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक मैनेज कर लेते हैं तो कांग्रेस के लिए 2027 में अच्छी वापसी का मौका हो सकता है, लेकिन कोई कमी हुई तो यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। किसी धरना सेठ या सरकार के सामने हम हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें आपके सहयोग की सख्त आवश्यकता है। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आर्थिक सहयोग भी जरूर दीजिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं DN पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।